हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भाषा के विविध रूप, जिसके अंतर्गत मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा आता है। जो राजभाषा से बहुत ही भर भर के क्वेश्चन टेंड करता है सीटेट के एग्जाम में। भाषा अर्जन और अधिगम ये क्या होता है, इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग जानेंगे। पूरा निचोड़ इस टॉपिक का हम लोग खत्म कर देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम डेट आ गया है, 8 फरवरी को है। अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे क्या भरना है। बहुत ही इत्मीनान से आप लोग फॉर्म भरिएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा के विविध रूप, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सब क्या है, एक एक करके हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। चलते हैं, मातृभाषा क्या होती है इसको जानते हैं। मातृभाषा वह पहली भाषा होती है जिसे कोई व्यक्ति बचपन से घर पर सीखता है। इसे मूल भाषा या प्रथम भाषा भी कहते हैं, और यह किसी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान का आधार होती है। यह सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति और विरासत का भी हिस्सा है। तो मातृभाषा क्या होती है, जो हम अपने माँ के द्वारा सीखते हैं, माँ का अनुकरण करके, इमिटेशन करके जो सीखते हैं, अपने परिवार से जो सीखते हैं, अपने घर की भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो घर की भाषा होती है, और जो माँ की भाषा होती है, वही मातृभाषा कहलाती है। माँ की पहली भाषा ही मातृभाषा होती है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा, देखिए, यह देश की आधिकारिक भाषा होती है और देश का प्रतिनिधित्व करती है। सीटेट के एग्जाम में कई बार टेंड किया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है जो देश का प्रतिनिधित्व करती है, और आप में ऑप्शन में रहेगा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा। तो आप लोग राष्ट्रभाषा क्या करेंगे, इसका मोए मोए बना देंगे, क्योंकि यह देश का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह है जिसका किसी देश में सबसे अधिक प्रयोग होता है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, अभी तक भारत की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है। बहुत लोग जानते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं राजभाषा से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, सब निचोड़ हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, राजभाषा का अर्थ उस भाषा से है जिसका इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यों, क्या, प्रशासनिक कार्यों और सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। राजभाषा का, हिंदी को राजभाषा का दर्जा स्वतंत्र भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को दिया। कब दिया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को दिया। भारतीय संविधान के भाग 17 में, कितने भाग, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में धारा 343 से, क्या, 343 से 351 तक इसे भारत में प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा कि भाग 17 और कितने धारा या किस अनुच्छेद से कहाँ, किस अनुच्छेद तक, तो 343 से 351 तक, क्या, 343 से 351 तक ये संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका प्रावधान किया गया है। और संविधान की धारा 343 का एक या 343 का क, कुछ भी दे सकता है, के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। तो भारतीय संघ में, यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? किसमें? तो 343 का क दिया रहेगा या 343 का 1 दिया रहेगा, तो याद रखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची, ये अनुसूची याद रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। तो 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, तो देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, एक हिंदी है, कश्मीरी है, मलयालम है, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, डोगरी, मैथिली, संस्कृत, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो,
बांग्ला, असमिया, कन्नड़ और संथाली। तो याद रखिएगा कि यहाँ से ट्रेंड कैसे क्वेश्चन करता है, दे देगा कि संविधान की किस अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में, या ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख इसमें से नहीं है। तो इसमें से कोई 3 दे देगा, एक अन्य कोई नहीं देगा। तो याद रखेगा ये 22 भाषाओं आप लोग संसदीय निगाह से देख लीजिएगा कि कौन कौन है, और ऑप्शन में जैसे आएगा वैसे आप लोग पुट कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करता है और करेगा, क्योंकि 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, कब जोड़ा गया, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको कब कब जोड़ा गया देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। हाल ही में 3 अक्टूबर 2024, ये डेट याद रखिएगा, 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली, कौन कौन, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल संख्या 11 हो गई है। जो पहले 6 भाषाओं को 2004 से 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। तो पहले कितनी भाषाएं प्राप्त थी, 2004 से 14 तक जोड़ा गया था। तो 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा के रूप में जानी जाती थी। आगे देखेंगे कौन कौन। और 3 अक्टूबर 2024 को पांच शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया, जो मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को। ये कब जोड़ा गया, तो 3 अक्टूबर 2024 को। और पहले 6 जो भाषाएं थी वो कौन कौन थी, तो पहले तमिल थी जो 2004 में। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, तो तमिल थी। कब जोड़ी गई थी इसको, 2004 में। संस्कृत थी 2005 में जोड़ी गई। कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में जोड़ी गई। शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, वही जोड़ी गई बात हो रही है। मलयालम 2013 में आई और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा के रूप में जाना गया। तो शास्त्रीय भाषा कितनी थी, 6 थी, अब कितनी हो गई है बढ़कर 11। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये सब क्या है, 5 6 ये हो गया। और 5 3 अक्टूबर 2024 को जोड़ी गई मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली। तो 11 शास्त्रीय भाषाओं को आप लोग जान जाइए। ये कब जोड़ी गई, 3 अक्टूबर 2024 को। और ये सब जो जोड़ी गई आप लोग के सामने है, कब कब जोड़ी गई और कौन कौन शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये भी आप लोग को पता चल गया होगा। त्रिभाषा सूत्र देख लेते हैं। 1966 में कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र के रूप में प्रस्तावित किया। तो त्रिभाषा सूत्र के रूप में कब प्रस्तावित किया गया, 1966 में। कब, कोठारी आयोग ने। कौन किया, कोठारी आयोग ने। कब, 1966 में प्रस्तावित हुआ, लेकिन पारित कब हुआ, नीतिगत रूप से कब अपना लिया गया, तो 1968 में। कोठारी आयोग के सिफारिशों को 1968 में नीतिगत रूप से अपना लिया गया। तो त्रिभाषा सूत्र होता क्या है, देख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र देखिए, हम समझाने के लिए ये डायग्राम आप लोग को बनाए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर मातृभाषा, जिसकी मातृभाषा हो, मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम यहाँ पे हिंदी रखेंगे, पहली भाषा के रूप में हिंदी रखेंगे। याद कर रखिएगा, आप जो बता रहे हो उसको सुनिए। अगर जिसकी मातृभाषा हो उसको पहले आप लोग रखेंगे, और दूसरे में क्या रखेंगे, अंग्रेजी रखेंगे। तीसरे में ट्रेडिशनल, जैसे कि मान लीजिए हमारी अगर हिंदी मातृभाषा है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हिंदी। यहाँ पे हम हिंदी रख दिए, क्या रख दिए, हिंदी। मातृभाषा अगर मेरी हिंदी, आप लोगों को समझा रहा हूँ, मातृभाषा अगर मेरी हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी रख दिए, और दूसरे लैंग्वेज के लिए हम अंग्रेजी रख दिए, और तीसरे लैंग्वेज के लिए कोई ट्रेडिशनल, जैसे साउथ में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम जो चलता है, या संस्कृत यहाँ पे भी हम रख सकते हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए कोई साउथ की, अगर आप मान लीजिए किसी की मातृभाषा तमिल है, अगर तमिल है तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तमिल रख दिए, तमिल रख दिए। अब उसकी दूसरी भाषा अंग्रेजी हो जाएगी, और तीसरी कोई ट्रेडिशनल, जैसे वो हिंदी रख सकता है, संस्कृत रख सकता है, या मलयालम, तेलुगु कुछ भी रख सकता है अगर तमिल है तो।
ऐसे आप लोग ये त्रिभाषा सूत्र आप लोग को दिया गया है कि मान लीजिए कि किसी की मातृभाषा हिंदी है, किसी की तमिल है, किसी की कन्नड़ है, तो कैसे आप लोग बातचीत कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी रख दिया गया है कि अंग्रेजी अगर कोई बालक सीख रहा है तो हर चीज़ से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, किसी की तमिल है तो हर एक लैंग्वेज, मान लीजिए हिंदी है तो तमिल सीखेगा, तेलुगु सीखेगा, कन्नड़, मलयालम, जितनी भाषाएं हैं, जिसकी मातृभाषा उतना तो सीख नहीं पाएगा। इसीलिए दूसरी भाषा अंग्रेजी है कि हाँ, जिसकी मातृभाषा है वो अपना प्रायोरिटी फर्स्ट रखेगा, उसके बाद दूसरा सेकंड अंग्रेजी सब में कॉमन हो जाएगी। तो ऐसे लोग एक दूसरे से बातचीत कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यही त्रिभाषा सूत्र हमारी कहती है। तो त्रिभाषा सूत्र 1966 में कोठारी आयोग ने इसको प्रस्तावित किया और 1968 में इसको नीतिगत रूप से अपना लिया गया। कब? 1968 में त्रिभाषा सूत्र को। भाषा अर्जन एवं अधिगम देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड किया हुआ है और आगे भी करेगा। तो देख लेते हैं भाषा अर्जन होती क्या है और भाषा अधिगम क्या होती है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम बस इतना जानिए, ये परिवार या कहीं भी बोली जाती है। कहाँ? भाषा अर्जन। भाषा अर्जन को किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं होती है सीखने के लिए, और अधिगम को विद्यालय में ही सीखा जाता है। जहाँ नियम हो, जहाँ रूल हो, जहाँ नियम चलता हो, तो यहाँ पे कहाँ चलेगा? भाषा अधिगम चलेगा। भाषा अर्जन परिवार में, समाज में, चट्टी चौरा कहीं भी हम ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई नियम बांध बंधित कुछ नहीं है। लेकिन अगर अधिगम है तो वहाँ पे नियम, रूल, व्याकरण सबकी जरूरत पड़ेगी। तो वही है कि परिवार या कहीं भी हम सीख सकते हैं, और विद्यालय में सीखते हैं कहाँ? क्या सीखते हैं? भाषा अधिगम। ये प्राकृतिक रूप से प्रक्रिया होती है, प्राकृतिक रूप से होती है, कहीं भी नेचुरली हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसको द्वितीय भाषा कहा गया है। किसे? भाषा अधिगम को। ये कई बार ट्रेंड किया, ये द्वितीय भाषा जो है ये कई बार ट्रेंड किया गया है कि द्वितीय भाषा किसे जानते हैं? तो भाषा अधिगम को। अधिगम को ही द्वितीय भाषा कहा जाता है, याद रखिएगा। सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन क्या है? सहज और स्वाभाविक होती है, सरल होती है। और इसमें क्या है? भाषा अधिगम में प्रयास और जटिल होती है। इसमें नियम होता है कि ए से बी, सी डी ऐसे हम लोग चलेंगे। कहाँ सीखेंगे? विद्यालय में चलेंगे। तो ये प्रयास और जटिल होता है। अगर मुझे अंग्रेजी सीखनी हो तब अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? बताइए आप लोग, अंग्रेजी अगर सीखनी है तब कैसे सीखेंगे? अनौपचारिक परिवेश। क्या? भाषा अर्जन अनौपचारिक परिवेश और औपचारिक साधन होता है। तो याद रखिएगा कि भाषा अर्जन को अनौपचारिक परिवेश के माध्यम से और भाषा अधिगम औपचारिक साधनों की जरूरत पड़ती है। हमें अंग्रेजी भी सीखनी होती तो अनेक प्रकार के उसके हम लोग को ग्रामर सीखना पड़ता है, नियम सीखना पड़ता है, रूल सीखना पड़ता है। तो ये प्रयास हुआ, जटिल हुआ एक तरह से। और भाषा अर्जन अनुकरण करके, हम लोग कॉपी करके अपने माता पिता से, समाज में रहकर कॉपी करके, अनुकरण करके, इमिटेशन के माध्यम से सीख सकते हैं। और भाषा अधिगम, ये देखिए यहाँ पे नियम और व्याकरण की जरूरत होती है। तो बस आप लोग इतना जानिए कि भाषा अर्जन जो होती है वो परिवार या कहीं भी सीखी जाती है, और भाषा अधिगम है जो विद्यालय में सीखी जाती है। तो आप लोग विद्यालय से रिलेट कर लेंगे कि उसमें नियम, व्याकरण वगैरह सगैरह, प्रयास, जटिल सब होगी। क्योंकि अगर संस्कृत या अंग्रेजी भी आप सीखेंगे तो उसमें सीखने में कठिनाइयाँ तो होगी ही। तो वही कहा गया कि प्रयास और जटिल होती है। और ये द्वितीय भाषा होती है भाषा अर्जन मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा। भाषा अर्जन हम कहीं भी ग्रहण करते हैं तो अपनी मातृभाषा में ही करते हैं, अपने क्षेत्रीय भाषा में ही करते हैं, जो हमें कठिनाई न हो। और अधिगम क्या है? द्वितीय भाषा। देखिए, द्वितीय भाषा इसे कहा गया है। अगर सीखता है जो भी द्वितीय भाषा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि द्वितीय भाषा को हम लोग कहाँ रखे हैं, त्रिभाषा सूत्र में। तो विद्यालय से जो भी संबंधित है वो सब अधिगम में आएंगी। और भाषा अर्जन क्या है? परिवार, कहीं भी ऐसे बस कोरिलेट कर लीजिए, आप लोग का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।